इंस्पेक्शन बाय ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर। तो जब भी किसी डिवीज़न के अकाउंट्स की या रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन करने की बात आएगी ऑडिट या अकाउंट्स टीम के द्वारा, तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है डिविजनल ऑफिसर की। वो वहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो इनिशियल जो अकाउंट्स हैं उसको अवेलेबल कराएगा ऑडिट या अकाउंट्स की टीम को जो उसको इंस्पेक्ट करना चाहती है। अब ऑडिट की टीम में जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले वो इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उसको कहीं कोई मिस्टेक दिख गई, कहीं को उसको गलती दिख गई, तो इसके बारे में डिस्कस करेगा। और ये करेगा वो वहाँ के हेड ऑफ ऑफिस से, डिविजनल ऑफिसर से वो डिस्कस करेगा और वो क्वेरी उठाएगा। हो सकता है डिविजनल ऑफिसर उस क्वेरी का जवाब दे दे या जो भी है। तो अल्टीमेटली पूरा वो ड्राफ्ट पैरा बनाएगा और ड्राफ्ट पैरा बना के वो अपने अकाउंटेंट जनरल को, मतलब ऑडिट ऑफिस का जो हेड होता है, उनको ले जाके वो सबमिट कर देगा। तो ये हो गया ऑडिट का प्रोसेस। इसके बाद लास्ट में एक चीज़ ये है कि हेड ऑफ ऑफिस शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। जब भी इंस्पेक्शन होगा ऑडिट टीम के द्वारा, तो उस ऑफिस के हेड ऑफ ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंस्पेक्शन के दौरान वहीं प्रेजेंट रहेगा, अनलेस उसका कहीं और प्रेजेंट रहना बहुत इमरजेंसी ना हो। अगर उसको कहीं और प्रेजेंट रहना ही है, उस केस को छोड़ के हर केस में उसको इंस्पेक्शन के दौरान अपने ही ऑफिस में रहना ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो डिविजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने इनिशियल अकाउंट हैं वो अवेलेबल कराएगा ऑडिट की टीम को। दूसरी बात ये कि जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा ऑडिट की टीम में, वो सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगा, जितने भी उसको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जितने भी अकाउंट्स मिलेंगे उसको इंस्पेक्ट करेगा। दूसरी बात वो डिस्कस करेगा, अगर उसको कहीं कोई गलती दिख गई तो वो क्वेरी जनरेट करेगा, जहां वो हेड ऑफ ऑफिस जो होगा उसको रिप्लाई करेगा। और उसके बाद वो अपना ड्राफ्ट पैरा बनाएगा, जितने ऑब्जेक्शंस हैं सबको कंपाइल करके ड्राफ्ट पैरा बनाएगा और उसको अल्टीमेटली वो अपने हेड ऑफ ऑफिस को या अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो ऑफिस का हेड होगा वहाँ पे, अकाउंटेंट जनरल को लेके सबमिट कर देगा। इसके बाद ये है कि हेड ऑफ ऑफिस शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान जो हेड ऑफ ऑफिस है, जो डिविजनल ऑफिसर है, उसका उस ऑफिस में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन टू PAO। तो कोई भी सैंक्शन जब किया जाएगा तो उसको पे एंड अकाउंट ऑफिसर को कम्युनिकेट किया जाता है। आइए देखते हैं जनरल प्रोविज़न क्या कहता है कि इन जनरल बाय सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिसने वो एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया है या जिसने वो राइट ऑफ सैंक्शन किया है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस सैंक्शन को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो वो उस सैंक्शन के बारे में पे एंड अकाउंट ऑफिसर को कम्युनिकेट कर देगा। इसके बाद ये कहा गया है कि अगर डिविजनल ऑफिसर ने सैंक्शन किया है तो इसमें दो प्रोविजंस हैं। अगर पब्लिक मनी या स्टोर का कोई मटेरियल लॉस हो गया है और उसने राइट ऑफ सैंक्शन कर दिया डिविजनल ऑफिसर ने, तो इसका चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है PAO, पे एंड अकाउंट ऑफिसर। अगर कोई पब्लिक मनी या कोई मटेरियल स्टोर का अगर ये लॉस हो गया और उसका राइट ऑफ डिविजनल ऑफिसर ने सैंक्शन किया, तो उसको कौन चेक करेगा? पे एंड अकाउंट ऑफिसर। इसके अलावा बाकी जितने भी सैंक्शन डिविजनल ऑफिसर करेगा सबको चेक करेगा डिविजनल अकाउंटेंट। ध्यान से इसको पढ़िएगा कि जो अगर पब्लिक मनी का लॉस है या स्टोर का लॉस है, उसको राइट ऑफ किया गया है तो चेक करेगा PAO, पे एंड अकाउंट ऑफिसर। लेकिन बाकी जितने भी सैंक्शन हैं डिविजनल ऑफिसर के द्वारा किए गए, उन सबको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिविजनल अकाउंटेंट की। इसके बाद आते हैं कि इफ़ टेंडर एक्सेप्टेड बाय हायर अथॉरिटी, अगर टेंडर एक्सेप्ट किया है हायर अथॉरिटी ने, मतलब डिविजनल ऑफिसर से ऊपर के किसी अथॉरिटी ने टेंडर एक्सेप्ट किया है और उसका सैंक्शन कर दिया है डिविजनल ऑफिसर ने, तो अब कम्युनिकेट कौन करेगा पे एंड अकाउंट ऑफिसर को? डिविजनल ऑफिसर या उसका हायर अथॉरिटी? तो टेंडर एक्सेप्ट किया है हायर अथॉरिटी ने और सैंक्शन किया है डिविजनल ऑफिसर ने, तो इस केस में जो हायर अथॉरिटी है वो कम्युनिकेट करेगा पे एंड अकाउंट ऑफिसर को। लेकिन किसी भी केस में डुप्लीकेट एग्रीमेंट बनाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर कोई भी टेंडर एक्सेप्ट किया है हायर अथॉरिटी ने और उसका सैंक्शन अकॉर्ड कर दिया डिविजनल ऑफिसर ने, तो उसको कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर अथॉरिटी की होगी और इस केस में कभी भी डुप्लीकेट एग्रीमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जब भी कोई सैंक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाना है, तो सैंक्शन में एक्चुअली भेजना क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, को किसी भी काम को करने के लिए जो अप्रूवल मिलती है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। दूसरा होता है फाइनेंशियल सैंक्शन,
इसका मतलब उस काम के लिए जो पैसे अलॉट होते हैं वो होता है फाइनेंशियल सैंक्शन। और लास्ट में आता है टेक्निकल सैंक्शन, इसका मतलब उस काम के अलग अलग पोर्शन पे कितना कितना एक्सपेंडिचर किया जाना है, ये जो एलोकेशन होता है इसको हम कहते हैं टेक्निकल सैंक्शन। तो तीनों में से कौन कौन सा सैंक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाना है और कौन कौन सा नहीं भेजा जाना है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास केवल फाइनेंशियल चीज़ें जानी है, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को उसको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम पे एंड अकाउंट ऑफिसर को नहीं भेजेंगे। दूसरी बात है फाइनेंशियल सैंक्शन, किसी भी वर्क में एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है ये तो उसको हमको हर केस में भेजना ही है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, इसी को देखने के लिए तो पे एंड अकाउंट ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये दोनों हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कभी नहीं भेजना है, फाइनेंशियल सैंक्शन हमेशा भेजना है। तीसरा चीज़ आता है टेक्निकल सैंक्शन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट, इसमें कभी कभी भेजना है और कभी कभी नहीं भेजना है। तो कब कब भेजना है, तो इसके लिए हमने वर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया, या तो वर्क होगा प्रोजेक्ट वर्क या होगा नॉन प्रोजेक्ट वर्क। अगर प्रोजेक्ट वर्क है तो 25 लाख तक के वर्क के लिए हम टेक्निकल सैंक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिसर को नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर 25 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो उस वर्क के लिए टेक्निकल सैंक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाना है। लॉजिक ये है कि जब ज़्यादा अमाउंट का वर्क हो रहा है तो हमें पे एंड अकाउंट ऑफिसर को ये भी बता देना चाहिए कि भाई इस वर्क के कौन कौन से हिस्से में कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसलिए प्रोजेक्ट वर्क जैसे ही 25 लाख से ज़्यादा का हो रहा है तो उसका टेक्निकल सैंक्शन भी, मतलब जो एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द वर्क, ये भी हमको पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजना है। नॉन प्रोजेक्ट वर्क के केस में ये अमाउंट होगा 10 लाख, मतलब 10 लाख से कम का अगर कोई नॉन प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है तो उसका टेक्निकल सैंक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया और उस अमाउंट का अगर वर्क हो रहा है नॉन प्रोजेक्ट वर्क, तो इसका टेक्निकल सैंक्शन पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजना है। तो ये हो गया सैंक्शन जो हम भेजते हैं पे एंड अकाउंट ऑफिसर को, उसका डिटेल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यहाँ कोई फाइनेंशियल चीज़ नहीं है तो इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल सैंक्शन ये है ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना होना है, तो ये तो उसको भेजना ही है हर केस में। और तीसरा आता है टेक्निकल सैंक्शन, तो छोटे काम के लिए या सस्ते कामों के लिए नहीं भेजना है। और सस्ते काम हमको पता कैसे चलेंगे, तो अगर प्रोजेक्ट वर्क है तो 25 लाख तक का अमाउंट हम बोलेंगे कि छोटा काम है, इसको हम भी उसको नहीं भेजेंगे। और अगर नॉन प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है तो 10 लाख तक की अमाउंट का हम उसको टेक्निकल सैंक्शन नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर 25 लाख से 1 रुपये की ज़्यादा का भी प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है या 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा का नॉन प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है, तो इस केस में टेक्निकल सैंक्शन हम पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेजेंगे। ऑडिट की टीम जब भी किसी डिविजनल ऑफिस का ऑडिट करती है तो उसके बाद ऑडिट नोट्स हुए, ऑडिट मेमो हुए या IR हुए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सब वो डिविजनल ऑफिसर को दे दिया जाता है। अब डिविजनल ऑफिसर उसको चेक करता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैं। अगर उसमें कोई रिकवरी होना है तो या तो वो रिकवरी करता है, या तो फिर कोई सैंक्शन करने से वो ऑब्जेक्शन हट सकता है तो वो सैंक्शन अगर उसके पावर में है तो सैंक्शन करता है, जो भी है। और फर्दर जो उसके पावर में नहीं है वो उसमें अपने कमेंट्स लिख देता है और उसको देता है अपने हायर अथॉरिटी को, जिसे कहते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। अब SE जो होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वो फर्दर देख रहा है कि उसके पावर में क्या क्या है जो वो सैंक्शन कर सकता है। जो वो सैंक्शन कर सकता है उस ऑडिट नोट को हटाने के लिए, जो ऑब्जेक्शन है उसको हटाने के लिए वो फर्दर सैंक्शन कर देगा। और जो उसके पावर से भी बाहर है उसमें भी वो अपने कमेंट्स लिख देता है और उसको फर्दर ऑडिट टीम को या ऑडिट ऑफिस को रिटर्न कर देती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एक बार ऑडिट के नोट में कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो उसको वहाँ से हटाने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डिविजनल ऑफिसर की। अब हटेगा कैसे, कि या तो कोई रिकवरी करना है तो वो रिकवरी करके उसको हटाएगा, या तो कोई सैंक्शन करना है तो सैंक्शन करके हटाएगा, लेकिन प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिविजनल ऑफिसर की ही है। अब मान लीजिए ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन है जिसको सही करने के लिए आपने एक्शन ले लिया और वो एक्शन करने के बाद आपको पता है कि अब ये ऑब्जेक्शन हट गया है, लेकिन बुक से तब तक वो ऑब्जेक्शन हटा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक आपको ऑडिट की टीम या अकाउंट्स की टीम से वापस ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता कि उन्होंने उस आपके एक्शन के बाद उस ऑब्जेक्शन को हटा दिया है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि ऑडिट नोट में कोई ऑब्जेक्शन है और उस ऑब्जेक्शन के ऑडिट नोट में आने के पहले ही डिविजनल ऑफिसर ने कोई सैंक्शन करके या कोई रिकवरी करके ऐसा कोई एक्शन ले लिया है जिसके बाद वो ऑब्जेक्शन नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी ये ऑडिट नोट में तब तक ये ऑब्जेक्शन दिखता रहेगा जब तक
आप ऑडिट की टीम को इन्फॉर्म ना करो और ऑडिट की टीम फिर से आपको रिप्लाई न कर दे कि ठीक है, आपके ऑडिट नोट से हमने ये ऑब्जेक्शन हटा दिया है। तो जब तक ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट से हटाने की बात आपको ऑडिट खुद नहीं बताता, तब तक ये आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो ऑब्जेक्शन माना जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर रिलेशन विद अकाउंट्स ऑफिसर। होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल आपको कहीं कोई डाउट है तो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़। जय हिंद।